अस्सलाम वालेकुम, ये है आपकी आवाज़, आपके पसंदीदा तज्ज़ियाकारों तक पहुंचाएंगे। पहला सवाल न्याज़ी साहब आपके लिए। मिस्टर खान आपसे पूछते हैं कि क्या मरियम नवाज़ का बयानिया जीत गया? क्या मिफ्ताह इस्माइल को मुश्किल फैसले के लिए इस्तेमाल किया गया? क्या इसहाक डार के आने से कोई फ़र्क पड़ेगा? अलीना, पहले तो जो बंदा अपने आप को इज्जत देता है मुझे अच्छा लगता है। इसने अपने लखो मिस्टर खान, तो ये खाली खान है, ये मिस्टर खान है। तो दूसरी बात यह है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अब मरियम नवाज़ का बयानिया, मुझे तो ये नहीं कि पता कि मरियम नवाज़ ने किसी बयान में इसहाक डार की सपोर्ट की हो या मिफ्ताह की हो। आगे इन्होंने मिफ्ताह और इसहाक का जो कंपैरिजन किया तो मैं वो कर देता हूँ। मुझे ये नहीं पता कि मरियम का इस बारे में क्या राय है। मेरी नज़र से कोई नहीं गुजरा कि किसी के हक़ में आया है। लेकिन यह है कि मैं इसहाक डार के बारे में हमेशा कहता हूँ कि गैर मामूली सलाहितों के आदमी है। उन्होंने सलाहितों का इतराफ़ जो है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी करवाया हुआ है। और मुझे पता है कि उनकी कितनी इज़्ज़त थी। और पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर नहीं, बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर पहले भी रह चुके हैं जिन्होंने जाके कई मुल्कों की मीशत उठाई, 60s में भी, 50s में भी और बाद में भी। दूसरी बात यह कि मिफ्ताह जो है, मिफ्ताह भी बड़े टैलेंटेड और बिल्कुल अप टू द मार्क है। अब होता यह है कि असद उमर साहब को जब हटाया गया तो ये समझा गया कि शायद उनसे खराबी है। और जब लाया गया हफीज़ शेख साहब को, तो असल बात है सिस्टम के अंदर जब कोई फील्ड आ जाए, कोई जिन घुस जाए, मेरा ख्याल है कि ना ये मसला अगर मिफ्ताह साहब से हल ना हुआ तो इसहाक डार साहब से भी उनकी सारी एहतराम, सारी इज़्ज़त, सारे वक़ार सामने रखते हुए उनसे भी हल नहीं होगा। अगर हल हुआ तो मिफ्ताह इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। और मिफ्ताह ने मुश्किल फैसले किए हैं। और अब जो है अगले जब माम आएगा जो है तो उन्हीं को ही रहना चाहिए। मैं इसके हक़ में हूँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया न्याज़ी साहब। अगला सवाल है महमल के लिए। शफीक आजम साहब आपसे पूछ रहे हैं महमल कि हर दिन कोई ना कोई ऑडियो या वीडियो मार्केट में आ जाती है। क्या आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान में सियासत अवामी मसाइल पर कम और ज़ातियात पर ज़्यादा हो रही है? हर दौर में जो सहाफ़ियों के साथ होता है वो आपके सामने है। किस तरह से सहाफ़ियों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है? अच्छा शफीक साहब, ये दो सवाल है। जो आपका पहला सवाल है, देखिए उसके ऊपर मैंने पहले भी रिपोर्ट कार्ड के अंदर ही बात की है कि इस तरह की कोई भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करना ये बिल्कुल इलीगल है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट आ चुकी है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जब ये चीजें सामने आती हैं, हमने देखा ये आए या ना आए, जातियात पर हमने सियासत के अंदर बहुत पिछले कुछ सालों में देखे, ये नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। जातियात आप पॉलिसी के ऊपर जरूर किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज के ऊपर या पॉलिटिकल बयानी के ऊपर, लेकिन जातियात के ऊपर इस तरह से उतर कर बहुत ज्यादा ये गलत और एक गंदगी जो है वो माशरे के अंदर बनाता है। अच्छा, दूसरी बात जो है सहाफियों को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। देखिए वैसे तो हमने देखा है कि जब भी कोई इस तरह की चीज हो, सहाफियों के ऊपर अगर अटैक हो या कोई चीज हो, तो मोस्टली सारी सहाफी तंजीमें जो हैं वो साथ खड़ी होती हैं हर सहाफी के साथ। वो CPNE हो, वो PFUJ हो, वो PBA हो, कोई भी हो। लेकिन हमने ये भी देखा है कि चंद सहाफी इस तरह के हैं कि जब ये हमले सहाफियों के ऊपर, जब हमने पिछले दौर में देखा या सत्तूर साहब पे हुए, अबसार आलम साहब के ऊपर हमला हुआ, मतीउल्लाह जान साहब पे हुआ, उसको जिस तरीके से उन्होंने उनकी ना सिर्फ ये कि तज़यीक उड़ाई बल्कि उसको कंडोन किया, कंडेम करने की बजाय, और फिर जो है उसके बाद गद्दारी के लेबल भी जारी किए और भी मजीद अटैक्स जो है वो जर्नलिस्ट के ऊपर किए गए। और उस वक्त तब भी हम लोग यही बात करते थे कि ये मत करें क्योंकि ये आग जो है ये सबको लेके जाएगी। ये अगर इस तरह से सहाफियों के ऊपर इस किस्म के अटैक्स मत करें। और हम तब भी कंडेम करते थे अटैक्स, और हम आज भी कंडेम करते हैं सहाफियों के ऊपर अटैक्स। लेकिन ये वाली रविश जो है ये मेरे ख्याल में खत्म होनी चाहिए। जो ये चंद सहाफी या कोई अगर खत्म होनी चाहिए, इसको भी देखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच महमल। आई थिंक बड़ा तफसीली जवाब शफीक आजम साहब को मिल गया है। थैंक यू। अगला सवाल है अथर के लिए। अमानुल्लाह साहब आपसे पूछ रहे हैं अथर कि आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान रहने के काबिल है या हम सब बाहर जाएं? देखिए इमानुल्लाह साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि क्या पाकिस्तान के रहने के काबिल है या नहीं। रहने के काबिल इसको हमने बनाना है। हम किस तरह किस सिमत में इसको लेके जाएंगे वो चीज ये फैसला करेगी। बाकी जहां तक बाहर जाने का ताल्लुक है, आप लोग देखते हैं जो आपके लीडरान बाहर जाते हैं और बाहर जिस तरीके की जिंदगी गुजारते हैं, और मेरे और आप जैसे लोग जो बाहर जाते हैं वो बाहर जाके भी धक्के खाते हैं और मजदूरियां करते हैं। और इसी वजह से फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो कोई उम्मीद दिलाता है कि आप अपने मुल्क में वापस आएंगे, बाहर से लोग नौकरियां
नौकरियां करने आएंगे। वो टॉम और जॉन ने तो नौकरियां नहीं करने आनी थी ना, वो आप जैसे ईमानुल्लाह और अतर काजमी या इस टाइप के जो हम गरीब लोग हैं उन्होंने नौकरियां करने आनी थी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने। इस वजह से उनको एक उम्मीद बेची गई थी। तो मसला ये है कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जहां पे हम रह सकते हैं। बाहर के मुल्कों में जहां पे आपकी क़यादत रहती है ना, वहां पे आप एक कमरा छोड़ के आप एक वक्त का खाना भी किसी होटल में नहीं खा सकते। ये वो जो अरबपति क़यादत है उनके लिए वही ममालिक हैं, बाहर के रहने वाले। हमारे लिए सिर्फ पाकिस्तान ही है और हमने पाकिस्तान को बेहतर करना है और वहीं पे अपना मुस्तकबिल बनाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतर जवाब के लिए। अगला सवाल है शहजाद इकबाल साहब आपके लिए। आपसे पूछते हैं शकील अहमद तहसीन साहब कि many analysts are saying that Charter of Economy or there should be consensus among political parties on basic issues like economy or foreign relations. In your opinion, what should be included in that charter? आपसे पूछना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ जो तज्ज़ियाकार हैं चार्टर इकोनॉमी की बात करते हैं, इफ़हाम व तफ़हीम की बात करते हैं, आपकी राय में जो चार्टर हो इफ़हाम व तफ़हीम मुफ़ाहमत के लिए या फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी, उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए? शकील साहब बहुत शुक्रिया सवाल पूछने का। वैसे देखें, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनकी पॉलिसीज मुख्तलिफ होती हैं और इसीलिए वो मुख्तलिफ पार्टीज हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे फैसला करें। अगर तमाम पार्टीज एक जैसी हो जाएंगी तो फिर तो कोई पॉलिटिक्स ही नहीं रहती इनके दरमियान। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है, कुछ बुनियादी इश्यूज को अब हमें टैकल करना पड़ेगा, वरना हर हुकूमत आएगी ये कहेगी कि पिछली हुकूमत ने इतना कर्जा लिया, हमने तो इतना लिया था। फिर अगली हुकूमत कहेगी कि पिछली हुकूमत ने ज्यादा कर्जा लिया, और इसका नतीजा ये होगा कि जो IMF का दलदल है उससे हम निकल नहीं सकेंगे। तो वंस फॉर एन ऑल, अगर हमने 23 प्रोग्राम अब ले लिया IMF के, कोई फायदा नहीं हो रहा, इससे निकलना है तो हमें कुछ चीजों पे इत्तफाक करना पड़ेगा। इकोनॉमी में मोटी मोटी 2-3 चीजें मेरे ख्याल से जिसपे हम देखते हैं कि सियासी पार्टीज इत्तफाक राय नहीं कर सकती, और जब वो ऑपोजिशन में होती हैं तो इख्तलाफ बराए इख्तलाफ भी करती हैं, और जब हुकूमत में आती है फिर वो अपने बाल नोचते हैं कि अब इस मसले का हम क्या करें। एक तो इसमें ऑब्वियसली स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं, उनका जो खसारा है वो 600-700 अरब रुपए का सालाना है, या उससे भी शायद तजावुज कर चुका हो। अब जब भी प्राइवेटाइजेशन के लिए जाते हैं तो सामने जमातें खड़ी हो जाती हैं कि नहीं, प्राइवेटाइजेशन तो नहीं होने देंगे। तो ये एक एलिफेंट है, एलिफेंट इन द रूम है। इसको आपने इस मसले को हल करना है। इस पे मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस जरूरी है कि स्टेट ओन इंटरप्राइजेस का मुस्तकबिल क्या होगा। दूसरा पेंशन है, 1200 अरब रुपए की पेंशन पाकिस्तान देता है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट की पेंशन जो है वो 530 अरब रुपए है। हर साल इसमें 15-20% का इजाफा होता है। हमारा जो पेंशन प्रोग्राम है उसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा, वरना ये 1200 अरब रुपए हम हर साल बढ़ाते रहेंगे और हमारा जो खसारा है वो बढ़ता रहेगा। इसको एड्रेस करने की जरूरत है। फिर बिजली महंगी बन रही है पाकिस्तान में, बहुत बड़ा इशू है। हमें अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है। हाइडल से सस्ती बिजली पैदा नहीं हो सकती। कोई भी आप दूसरा पावर प्लांट लगा लें, हाइडल आपको चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो जो डैम्स का मसला है उस पर भी तमाम सियासी जमातों को बैठ के इत्तेफाक करना चाहिए, कौन कौन से डैम बनने हैं, और तमाम हमारे रिसोर्सेज और फोकस उस पर होना चाहिए। मेरे ख्याल से 3 चीजें तो हैं जो आप फौरी तौर पे सियासी जमातों के दरमियान इत्तेफाक के राय से हल करने की जरूरत है, हल कर सकते हैं। ठीक है जी, आप सबका, और आई होप आप लोगों को आपके सवालात के जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह से हमें लिखते रहिए। अल्लाह हाफिज।